Sri Ram's IAS, serving the nation since 1985. अब ऑफलाइन हो या ऑनलाइन, we are the lifeline. हेलो एंड नमस्ते, मेरा नाम है डॉक्टर दीपानेता और आपका स्वागत है अराउंड द वर्ल्ड लास्ट वीक एपिसोड 2 में। और इस पर्टिकुलर एपिसोड में सबसे पहले तो टू ऑल द न्यू स्टूडेंट्स जो मेरे साथ जुड़ रहे हैं इस पर्टिकुलर सीरीज में, मैं पहले बता दूं कि इस सीरीज का एजेंडा क्या है। इस सीरीज में हम जो भी हाइलाइट्स थे, जियोपॉलिटिकल हाइलाइट्स थे लास्ट वीक, उनको समझेंगे और जियोपॉलिटिकल जिग्सॉ को कंप्लीट करेंगे ताकि आपको समझ में आए कि जो छोटी छोटी न्यूज़ आती रहती है कि भाई ये एपिक समिट हो रहा है तो कहीं पे कुछ और अपॉइंटमेंट हो रहा है तो कहीं पे कोई कुछ स्टेटमेंट दे रहा है, ये सारी चीज़ें कहीं ना एक सिग्नलिंग के थ्रू पे जियोपॉलिटिकल पजल कंप्लीट करता है। जो मेरे पुराने स्टूडेंट्स हैं, वेलकम बैक एंड आई होप यू हैव योर नोटबुक्स रेडी ताकि आप जो इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स हैं आप उनको नोट डाउन कर पाओ। इस पर्टिकुलर सेशन पे कई सारे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स हैं, कई सारे इंपॉर्टेंट समिट्स हैं जो कि हम डिस्कस करने वाले हैं। ये प्रीलिम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ऑफ कोर्स जीएस में भी मैं आपको जब मैं डिस्कस करती रहूंगी तब मैं आपको एक अप्रोच बताती रहूंगी उसमें, बट प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से कई सारी चीजें हुई हैं, स्पेशली क्योंकि इस बार इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के समिट्स लास्ट वीक कई सारे थे। नाउ लेट्स बिगिन विथ द फर्स्ट बिग न्यूज, ठीक है, जो है कि अभी भी वर्ल्ड इज वेकिंग अप टू डोनाल्ड ट्रंप, राइट, एंड ट्रम्प्स विक्ट्री। तो पूरा का पूरा न्यूज़पेपर्स जो थे, चाहे वो आप डोमेस्टिक न्यूज़पेपर्स, नेशनल न्यूज़पेपर्स हो या इंटरनेशनल न्यूज़पेपर्स हो, सब यही डिस्कस कर रहे हैं कि भाई ट्रंप के कैबिनेट में कौन कौन होने वाले हैं और उसका क्या मीनिंग होने वाला है, राइट। तो फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ जियोपॉलिटिक्स ये इंपॉर्टेंट है कि व्हाट इज ट्रम्प्स अप्रोच टूवर्ड्स टू कॉन्फ्लिक्ट्स। एक तो रशिया यूक्रेन का कॉन्फ्लिक्ट और दूसरा है हमारा इजराइल का कॉन्फ्लिक्ट। अब रशिया यूक्रेन के कॉन्फ्लिक्ट में अगर हम देखें तो वहां पे आपका जो अप्रोच है वो डिपेंड करेगा ऑफ कोर्स ट्रंप क्या निगोशिएटिंग टेबल पे लेके जाएगा, जो ज़ेलेंस्की और पुतिन दोनों को एक्सेप्टेबल रहने वाला है। बट वहां पे तभी भी यू डू सी दैट देयर इज एन अपर हैंड दैट ट्रंप विल हैव। When it comes to Israel, यहाँ पे जो ओपोनेंट है, रियलिस्टिकली मैं बता रही हूँ क्योंकि प्रॉक्सीज को इंक्लूड नहीं कर रही हूँ यहाँ पे, जो ओपोनेंट है वो ईरान है। एंड ट्रंप हैज बीन नोन टू बी अ स्ट्रॉन्ग सपोर्टर ऑफ इजराइल एंड अ वेरी वेरी स्टॉन्च एंटी ईरानियन पॉलिसी मेकर। और इस बार भी जो कैबिनेट में उन्होंने अपॉइंटमेंट दिया है, ये सिग्नल जरूर करता है कि क्या अप्रोच रहने वाला है टू स्टॉप द ऑनगोइंग मिडिल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट। इसको लेके ऑफ कोर्स कई स्कॉलर्स ने एनालिसिस भी लिखा है अक्रॉस मेजर मैगजीन्स, फॉरेन पॉलिसी में, डिप्लोमैट में, कई जगह पे लिखा है कि भाई डोनाल्ड ट्रंप के आने से देयर विल बी अ रिपरकशन, there will be China's inroads also and all of that. But analysis थोड़े देर में आते हैं, पहले समझते हैं कि क्या अपॉइंटमेंट हुआ है जिससे कि इतना बज़ चल रहा है। तो सबसे पहले अगेन यू डोंट नीड टू रिमेंबर द नेम्स, आपको ये सारे नाम याद नहीं रखने, आपको समझना है कि क्या चल रहा है। यू हैव टू जस्ट टेक अ मोर ऑफ एन ईगल व्यू पॉइंट, ऊपर से स्काई व्यू पॉइंट जो होता है उसको आप लोगे, ठीक है। तो इफ यू सी मार्को रूबियो को यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बताया गया है, ठीक है। अभी के लिए सिर्फ नाम थोड़ा सा आप रखो दिमाग में ताकि आई गिव यू द स्टेटमेंट्स, तब आपको इजी रहेगा। तो मार्को रूबियो एज यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, वॉल्स को सिलेक्ट किया गया है नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, और रैटक्लिफ को अपॉइंट किया गया है डायरेक्टर ऑफ द सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी। माइक हकबी जो यूएस एम्बेसडर टू इजराइल अपॉइंट किया गया है, वो खुद को लीडर इन फेथ हु लव्स इजराइल खुद ही बोलते हैं। एंड उसी दिन कैप्टन पीट हेग्सेथ को सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस कहा गया है। और एक जो स्टेटमेंट बार बार ट्रंप यूज कर रहा है इस पीस थ्रू स्ट्रेंथ पॉलिसी, ठीक है। इसको भी समझेंगे कि ये पॉलिसी क्या है, क्योंकि ये जो पॉलिसी है पीस टू स्ट्रेंथ, ये कोई नया पॉलिसी नहीं है अमेरिका के लिए, ये पहले भी बहुत बार यूज किया गया है। और ये पॉलिसी रियल पॉलिटिक का एक समय पे स्लोगन भी हुआ करता था।
और इस पर्टिकुलर पॉलिसी का रिवाइवल होना एंड स्पेशली ट्रम्प के द्वारा ये यूज करना, ये सिग्नल जरूर कर रहा है कि ट्रम्प का आने वाला जो फॉरेन पॉलिसी होगा वो क्या होने वाला है। तो इस पर्टिकुलर पॉलिसी को भी समझेंगे, पर पहले कैबिनेट को समझते हैं। अब व्हेन वी टॉक अबाउट एग्जैक्टली ये जो अभी मार्क रूबियो हो गया या हकबी हो गया, ये सारे जो लीडर्स को अपॉइंट किया गया इतने इंपॉर्टेंट पोजीशन के लिए, इफ यू टेक अ लुक एट इट, व्हाट हैज ट्रम्प सेड कि किस तरीके से इजराइल का कॉन्फ्लिक्ट एंड होने वाला है। ही हैज सेड कि भाई ही इज गोइंग टू गिव फ्री हैंड टू नेतन्याहू टू डू व्हाट ही हैज टू डू टू फिनिश द जॉब, बट जल्दी खत्म करो क्योंकि कई सारे पैलेस्टीनियंस की मौत हो रही है। तो ये सेड कि भाई क्विक विक्ट्री चाहिए मेरे को, जितना फोर्स यूज करना है करो, आप जैसे करना है करो, जल्दी जाओ, खत्म करो एंड गेट आउट, राइट। सो दिस इज व्हाट हिज सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम इज। और इसी सॉल्यूशन के बेसिस पे अब समझते हैं कैबिनेट का क्या रोल होगा। तो अगर आप देखोगे तो जो अपॉइंटमेंट्स हुई हैं सारे के सारे प्रो इजराइलीज एंड एंटी इरानियन है, सारे के सारे, विच बेसिकली मीन्स कि इनिशियली मतलब द मोमेंट दे आर स्वर्न इन, एवरीबडी इज गोइंग टू रश इनटू हेल्प नेतन्याहू, ठीक है। दैट मीन्स ये कॉन्फ्लिक्ट नेगोशिएटिंग टेबल पे नहीं खत्म होने वाली है, ये कॉन्फ्लिक्ट बैटलफील्ड में होने वाला है। एंड इजराइल को ये समझ में आ चुका है, क्योंकि इसी वजह से नेतन्याहू ने नया एक रूल निकाला है दैट नॉर्दर्न गाजा में गाजन्स जो डिस्प्लेस हो चुके थे वो वापस नहीं आएंगे। एंड ये जो पर्टिकुलर रूल बना है, इससे क्या पता चल रहा है कि गाजा अब धीरे धीरे गाजा नहीं रहने वाला है, ये पैलेस्टीनियन लैंड नहीं रहने वाला है, इजराइल इस पे सेटलमेंट्स बनाएगा, which is going to lead to an illegal occupation. Again, extension of that, क्योंकि पहले गाजा क्या था, it was a siege. West Bank was where settlements were there, but अब गाजा में settlements होने वाले हैं and गाजा में settlements होने के indications आने लगा है, जो support करेगा कौन, ये जो नया US कैबिनेट बन रहा है। यहाँ पे अगर आप देखोगे वॉल्स हो या रूबियो हो, सभी ने हमास को ब्लेम किया है, सभी ने ईरान को ब्लेम किया है, सभी ने ये कहा है कि भाई इजराइल को सपोर्ट करो क्योंकि वो टेररिस्ट को एंड कर रहे हैं। यहां तक कहा है कि यूएन में हमास का बायस है, उन्होंने कहा है कि जो कंट्रीज सपोर्ट करी है पैलेस्टीनियंस को, ये सब हमास के बायस के बेसिस पे है। तो अगर आप ऐसा कैबिनेट, ऐसे नेशनल सेक्रेटरीज, डिफेंस सेक्रेटरीज अपॉइंट कर रहे हो जो कि एक प्रो इजरायली टिल्ड लेके आ रहे हैं, जो ट्रम्प पॉलिसी होगा उस पर एकदम काम करने वाले हैं, दिस इज गोइंग टू लीड टू अ कंप्लीट डिजास्टर इन गाजा, राइट। गाजा एज वी नो टुडे और वी न्यू बिफोर, वो नहीं रहने वाला है। वहां पे 100% सेटलमेंट्स होगा और इजराइल पे इसके वजह से इंपैक्ट जरूर आएगा। अब आते हैं इस पर्टिकुलर अंडरस्टैंडिंग के साथ इंडिया का पर्सपेक्टिव समझने के लिए, क्योंकि अगर सेटलमेंट्स हुआ तो 2 स्टेट सोल्यूशन तो होने नहीं वाला है, राइट। अगर 2 स्टेट सोल्यूशन नहीं होगा, जो इंडिया का पॉलिसी है टूवर्ड्स इजराइल पैलेस्टाइन, जो कि डीहाइफनेशन पॉलिसी है और 2 स्टेट सोल्यूशन को सपोर्ट करता है, इस पे एक बैक ट्रैक होने वाला है, क्योंकि यू कैन नॉट हैव अ 2 स्टेट सोल्यूशन व्हेन इजराइल इज हैविंग सेटलमेंट्स इन गाजा। तो कहीं ना कहीं ये इंपैक्ट करेगा इंडियाज रिलेशन विद अरब कंट्रीज, इंडियाज रिलेशन विद इजराइल, और कहीं ना कहीं इंपैक्ट करेगा द आईमेक कॉरिडोर एज वेल, बिकॉज इफ इजराइल गोज अगेंस्ट द इंटरनेशनल सेंटिमेंट और सेटलमेंट्स और गाजा में और डिस्ट्रक्शन होता है जो ट्रम्प चाहता है, इसका रिपरकशन बायलैटरल टाइज पे आएगा ही, राइट। तो अभी तक एवरीबडी वॉज टेकिंग अ बैक स्टेप, एवरीबडी वॉज बीइंग डिप्लोमैटिक अबाउट इट, बट यस, अगर ट्रम्प ने फ्री हैंड दे दिया तो ये रिवर्स होगा। आते हैं नेक्स्ट न्यूज पे, दैट इज अबाउट पीस थ्रू स्ट्रेंथ। ये जो पीस थ्रू स्ट्रेंथ आइडिया है, ये बेसिकली रोमन किंग लीडर एम्परर ने दिया था। उन्होंने कहा था कि भाई मिलिट्री पावर इतना स्ट्रांग होना चाहिए, इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि आगे वाला बंदा डरे अटैक करने से, और इसी से पीस बना रहेगा। तो बेसिकली हमारे पास इतना पावर होना चाहिए कि लोग ये एक्सपेक्ट करें कि भाई यही है जो पीस मेंटेन कर सकता है, क्योंकि अगर हम स्ट्रेंथ नहीं, हमारे में स्ट्रेंथ नहीं है, वी आर अ वीक कंट्री, तो हम
ग्लोबल पीस छोड़ो, अपने नेबरहुड में भी पीस नहीं लेके आ पाएंगे। तो ये जो कंसेप्ट है, यूएस के प्रेसिडेंट रोनाल्ड रीगन ने भी यही कहा था, peace is the condition under which mankind was meant to flourish. Yet peace does not exist on its own will. It depends on us, on our courage to build it and guard it and pass it on to future generations. Right? तो मतलब ये हमारे पे है कि हम उसको कितना स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, हमारी मिलिट्री और इकोनॉमिक पावर कितना स्ट्रॉन्ग होगा, उसी से पीस प्रिजर्व होने वाला है। तो यहां पे हाउ डू यू ब्रिंग ट्रम्पिज्म एंड पीस थ्रू स्ट्रेंथ पॉलिसी। तो अगर आप उनके कैंपेन की सारी स्पीचेस सुनते हो, एंड आई एम श्योर यू वुड हैव ऑल हर्ड अबाउट इट, तो एक तरफ है इजराइल का कि भाई जाओ, एक मतलब हैव इट इन सच अ वे कि पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय करो बट जल्दी से करो। दूसरी तरफ ये है कि हम आप यूक्रेन को बोलेंगे पैसा दो तभी वेपन्स मिलेगा, यूरोपियन कंट्रीज को बोलेंगे पैसा दो तभी वेपन्स मिलेगा, नेटो को बोल दिया कि भैया फ्री लंच खत्म है। तो ये सारे जो स्टेटमेंट्स थे, ताइवान को बोलना पैसे दो खरीदोगे, साउथ कोरिया को ये सारी चीजें बोलना, इट इज बेसिकली इंडिकेटिंग दैट भाई जो यूएस पहले अपने पार्टनर्स, मिलिट्री पार्टनर्स के साथ एक हेजिमॉन का, बड़े भाई का रोल करता था कि भाई जो जरूरत है हम देंगे, वो अब नहीं करेंगे, यू हैव टू पे और फेयर शेयर ऑफ इट। और यही पैसा ऑफ कोर्स अमेरिका को ग्रेट बनाने वाला है, बट ये पैसा भी अमेरिका का मिलिट्री स्ट्रेंथ, इकोनॉमिक स्ट्रेंथ पे फोकस होने वाला है। सो अमेरिका वांट्स टू रीगेन इट्स हेजिमनी, अगेन आई एम सेइंग इट वांट्स टू रीगेन इट्स हेजिमनी थ्रू दिस पॉलिसी। ठीक है, तो पीस टू स्ट्रेंथ पॉलिसी इज गोइंग टू बी समथिंग दैट यू गोइंग टू कीप हियरिंग इट। ये पॉलिसी रियल पॉलिटिक का बहुत बड़ा पहले स्लोगन हुआ करता था। एक समय पे कोल्ड वॉर के समय पे इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट से कई कंट्रीज ने ये कहा था कि भाई इसी वजह से कोल्ड वॉर कभी हॉट वॉर नहीं हुआ था, बिकॉज दे वर एबल टू मैनेज देयर कॉन्फ्लिक्ट थ्रू स्ट्रेंथ। बट इन टूडेज वर्ल्ड इट इज जस्ट नॉट मिलिट्री स्ट्रेंथ एनीमोर, there is technology and then there is information warfare, and इसमें strength होना अकेले करना मुश्किल है, आपको पार्टनर्स की जरूरत पड़ेगी, एंड पार्टनर्स who are used to a free lunch उनको दिक्कत जरूर होगी। आते हैं नेक्स्ट न्यूज पे, गाजा में। तो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में मीटिंग हुई थी, इमरजेंसी मीटिंग, जहां पे ये कहा गया है कि भाई फैमीन वॉज imminent in northern Gaza Strip. What does that mean? कि गाजा में फैमीन होने ही वाला है, it is bound to happen. क्यों हो रहा है ये? Why do you think that is happening? इतना humanitarian aid जा रहा है, इतना countries पैसे दे रहे हैं, तो ये starvation कहाँ से आ रहा है, फैमीन कहाँ से आ रहा है? तो इसके लिए जो ह्यूमन राइट्स के सेक्रेटरी जनरल है, उन्होंने कहा है कि भाई starvation as a method of warfare है, कि भाई मार्केट्स में खाना नहीं आने देंगे। इट इज नॉट दैट ह्यूमैनिटेरियन एड की कमी है, इट इज नॉट दैट कि कंट्रीज आर नॉट हेल्पिंग, बट इजराइल ये मार्केट तक नहीं जाने दे रहा है, ये एड पहुंचने नहीं दे रहा है, जिसके वजह से इसको एज अ मेथड ऑफ वॉरफेयर कहा गया है। साथ में ये कहा गया है कि भाई इससे एक डिस्प्लेसमेंट जो हो रहा है ये इजराइल के फायदे के लिए है। जो नॉर्दर्न गाजा में सारे लोग चले गए हैं, भाग गए हैं, अब इससे इजराइल इसको ऑक्यूपाई करने में और आसानी होगा इजराइल का। सो दिस इज वेयर यू विल सी दैट starvation as a method of warfare has been talked about now, which basically means कि ये चर्चा ऑलरेडी यूएन में होना शुरू हो चुका है। क्या इस पे कोई मेजर एक्शन होने वाला है? नाउ अगर आप देखोगे, जब तक कंट्रीज फोकस करेंगी इस मुद्दे पे, तब तक इसको लेके बात होगा। यमन में कब से चल रहा है वॉर, और कब से स्टारवेशन है, कब से मैल न्यूट्रिशन है, कब से लोगों को मतलब 2 वक्त की रोटी नहीं मिलती है यमन पे, बट उस पर कोई बात नहीं होती है, बिकॉज द इंटायर वर्ल्ड डज नॉट केयर अबाउट यमन। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम गाजा इज इन न्यूज, बट धीरे धीरे अगर ये न्यूज से हट जाता है, अगेन दिस विल जस्ट बी अ ह्यूमन राइट्स रिपोर्ट। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम ऑफ कोर्स यूएनएससी में आपको पता ही है कि यूएनएससी रिफॉर्म्स के बिना इट इज जस्ट अ मीटिंग रूम है, बस, और कुछ नहीं होता है वहां पे।
कोई डिसीजन नहीं होता है। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो यूएनएससी में बात मीटिंग होती रहेगी, ये रिपोर्ट्स होते रहेंगे, अनलेस देयर इज अ विल ऑफ द कंट्रीज टू डू समथिंग अबाउट इट, नथिंग इज गोइंग टू हैपन। आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, व्हाट इज हैपनिंग इन हिजबुल्लाह एंड इजराइल, दोनों के बीच में क्या चल रहा है। तो कई सारे रॉकेट्स एक्सचेंज हुए हैं, बल्कि अगर हम बात करें इजरायली प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू के घर के पास भी फ्लेयर्स डिटेक्ट हुए थे, जो कहा जा रहा है कि नेतन्याहू का ही जो कहा जा रहा है कि हिजबुल्लाह का ही हाथ है उसके पीछे, और दोनों के बीच में चल रहा है ये कॉन्फ्लिक्ट, अभी तक खत्म नहीं हुआ है और खत्म होने भी नहीं वाला है, बिकॉज हिजबुल्लाह इज अ much stronger proxy as compared to Hamas, and they get a lot of support from Syria, Iran, and of course from other countries as well. तो ये वॉर इतने आसानी से नहीं खत्म होने वाला है, कॉन्फ्लिक्ट इतना आसानी से नहीं खत्म होने वाला है। देयर विल बी एक्सटेंशन ऑफ दीज काइंड ऑफ स्कर्मिशेस जो अभी चलने वाला है फॉर सम टाइम। आगे आते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पे। Of course we have to talk about North Korea। तो इसको मैंने पहले भी एक वीडियो में काफ़ी डिटेल समझाया है कि क्या चल रहा है नॉर्थ कोरिया में। तो नॉर्थ कोरिया ने एक डिफेंस पैक्ट साइन किया है रशिया के साथ। ये साइन हुआ था जून महीने में, बट हाल ही में दोनों कंट्रीज ने इसको रैटिफाई किया है, बस एक्सचेंज ऑफ रैटिफिकेशन इंस्ट्रूमेंट्स बाकी हैं। सो व्हाट डज दिस मीन? बेसिकली ये जो ट्रीटी है, ये ट्रीटी ये कहता है कि अगर कोई और कंट्री ने रशिया पे अटैक किया तो नॉर्थ कोरिया आ जाएगा रशिया के प्रोटेक्शन पे। सिमिलरली अगर किसी कंट्री ने नॉर्थ कोरिया को अटैक किया तो रशिया आएगा इन प्रोटेक्शन ऑफ नॉर्थ कोरिया। नाउ बेसिकली इट इज अ कलेक्टिव सिक्योरिटी पैक्ट, जो कि आपका नेटो में है, वैसा ही एक पैक्ट बन रहा है यहाँ पे, जहां पे एक के अगेंस्ट में कुछ भी होगा तो सारे मेंबर्स साथ में आ जाएंगे। नाउ ये कलेक्टिव सिक्योरिटी पैक्ट आपको एक लार्जर सिचुएशन में देखना है। क्यों? क्योंकि रशिया को अभी जरूरत है सोल्जर्स की। क्यों? क्योंकि कुर्स्क वापस लेना है। कुर्स्क क्या है? कुर्स्क इज बेसिकली दिस एरिया जो यूक्रेन ने एक सडन इन्वेजन में ये ले लिया था रशिया के कंट्रोल से। अब जरूरी है रशिया का कि भाई बिफोर द स्टेटस को इज डिक्लेयर्ड, जो ट्रम्प आके ये नेगोशिएट करने ही वाला है कि जो जहां पे है वो वहीं पे रहे वाला सिचुएशन, इट इज इंपॉर्टेंट कि रशिया फटाक से आके विद द हेल्प ऑफ यूक्रेन विद द हेल्प ऑफ नॉर्थ कोरिया ये यूक्रेन से वापस ले ले। अब रशिया को क्या चाहिए? सोल्जर्स चाहिए। नॉर्थ कोरिया वो दे रहा है। नॉर्थ कोरिया को क्या चाहिए? नॉर्थ कोरिया को चाहिए वेपन्स और न्यूक्लियर वेपन्स के अपग्रेडेशन, क्योंकि इसी से क्या होने वाला है, नॉर्थ कोरिया एक पावरफुल कंट्री बन सकता है टू कॉम्बैट अगेंस्ट साउथ कोरिया। साउथ कोरिया इफ यू रिमेंबर लास्ट ईयर यूएस के न्यूक्लियर अम्ब्रेला के अंडर आ चुका है। व्हाट इज न्यूक्लियर अम्ब्रेला? न्यूक्लियर अम्ब्रेला मतलब अगर साउथ कोरिया के अगेंस्ट पे कोई भी न्यूक्लियर थ्रेट होता है तो यूएस उनके प्रोटेक्शन में आएगा, राइट? तो इसी वजह से साउथ कोरिया का ये जो एंगेजमेंट रहा है वॉशिंगटन को बैलेंस करते हुए, नॉर्थ कोरिया ने ये पर्टिकुलर ट्रीटी साइन किया है रशिया के साथ। So in other words, now you are seeing the jigsaw puzzle fitting in the Korean peninsula as well as in the Russia-Ukraine crisis. इसी के वजह से एक नया नेक्सस आने की बात हो रही है, या lot of people are discussing about it, which is what? Which is Russia, North Korea, China and Iran nexus, और ये nexus emerge कर रहा है militarily to fight against US and its partners. Now, in a case that अगर ये जो पैक्ट है, ये पैक्ट ईरान भी साइन कर लेता है या चाइना भी साइन करता है, एक्सटेंशन होता है, देन यू डू सी अ रिटर्न ऑफ द वॉर्सॉ पैक्ट काइंड ऑफ अ सिचुएशन, जहां पे नेटो वर्सेस ये नेक्सस इमर्ज होगा, जिसके वजह से कोल्ड वॉर सिचुएशन एक्चुअली में शुरू हो जाएगा। नाउ यू कैन नेम इट वॉट एवर यू वॉन्ट, बट एट द एंड ऑफ द डे दो मिलिट्री pacts against each other is a sure shot Cold War sin। आते हैं नेक्स्ट न्यूज पे। प्यूटिन ने ये कहा है कि भाई चाइना के साथ जो रिलेशन है वो किसी और थर्ड कंट्री के अगेंस्ट नहीं है, ये बाइलैटरल है। ये उन्होंने एक वालदाई बोल के एक डिस्कशन क्लब है, उन डिस्कशन क्लब के स्पीच में उन्होंने कहा कि भाई ये जो पार्टनरशिप है ये बाइलैटरल है,
इट शुड नॉट बी सीन अगेंस्ट अ थर्ड कंट्री, चाहे वो यूएस हो या इंडिया हो, ठीक है। ये कोलैबोरेशन है ऑन एनर्जी, हाई टेक्नोलॉजी, BRI, और उन्होंने ये भी कहा कि रशिया सपोर्ट्स वन चाइना पॉलिसी एंड इट क्रिटिसाइज ताइवान फॉर इट, ठीक है। तो यहाँ पे क्लियर कट दिखने लगता है कि व्हाट इज पुतिन या रशियाज पॉलिसी टुवर्ड्स चाइना, एंड यहाँ पे ही हैज ब्लेम्ड इन द स्पीच, ही हैज ब्लेम्ड दैट नेटो एंड यूएस जापान मिलिट्री एक्सरसाइजेस जो हैं वही प्रोवोकेट कर रहे हैं, वही प्रोवोक कर रहे हैं टेंशंस इन द एशिया पैसिफिक। नाउ आई जस्ट वांट टू हाईलाइट टू थिंग्स। बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे रशिया और चाइना आर कमिंग टुगेदर जियोपॉलिटिकली, दे आर कमिंग टुगेदर ऑन कन्वर्जेंसेस ऑफ इंटरेस्ट। बट ये जो इंटरेस्ट हो रहा है ये सिर्फ और सिर्फ ट्रेड या सॉफ्ट पावर पे नहीं हो रहा है, ये मिलिट्री पे भी आया जा रहा है। जहां पे बात जरूर हो रही है कि भाई एशिया पैसिफिक में या ताइवान को लेके जो चल रहा है, इट्स अ प्रोवोकेशन अगेंस्ट चाइना, जो कि यूएस और नेटो कंट्रीज कर रही हैं। यहां पे उन्होंने ऑलरेडी जापान का नाम भी ले लिया है। नाउ इन अदर वर्ड्स, रशिया हैज ऑलरेडी शोड इंडिकेशन दैट अगर कल यहाँ पे टेंशन होता है तो रशिया किस साइड में जाने वाला है। दूसरी चीज जो इंपॉर्टेंट है यहाँ पे समझने के लिए कि रशिया और चाइना के बीच में कई सारे इश्यूज जरूर हैं, राइट। देयर आर बॉर्डर डिस्प्यूट्स, देयर आर अ लॉट ऑफ ईगो बैटल्स व्हेन इट कम्स टू आर्कटिक, देयर इज अ प्रॉब्लम ऑफ ट्रेड, कई सारी चीजें हैं। But what is more important to understand at this point of time, Russia and China both understand कि वो अकेले नहीं लीड कर पाएंगे. If they want to take on NATO and US, they have to come together. And that is the reason why that both the countries are constantly talking about supporting each other on geopolitical events. अब इंडिया का स्टांस यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंडिया वही चीज कर रहा है जो पहले भी कर चुका है, दैट इज बैलेंसिंग बोथ साइड्स। बट इस बार नॉन अलाइनमेंट के थ्रू में नहीं, इस बार मल्टी अलाइनमेंट के थ्रू इंडिया करने की कोशिश कर रहा है, जहां पे मल्टीपल स्टेक होल्डर से अलाइनमेंट करके इंडिया इस टेंशन को रिड्यूस करने की कोशिश हो रही है। आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, साउथ कोरिया पे। तो साउथ कोरिया ऑफ कोर्स रिस्पॉन्स टू नॉर्थ कोरियाज बैलिस्टिक मिसाइल टेस्ट। तो नॉर्थ कोरिया ने एक शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल एंड न्यू ICBM को फायर किया था ईस्ट सी में, जिसके रिस्पॉन्स में साउथ कोरिया ने भी फायर किया येलो सी में। नाउ बोथ ऑफ देम, यू ऑलरेडी नो, टेंशंस आर इंक्रीजिंग। South Korea, North Korea, it is going on. It's like a repeat of the Cold War, wherein both the sides are being supported by the two camps, and tensions are increasing. Signaling हो रही है, armed signaling हो रही है, which is again dangerous for this region. आते हैं नेक्स्ट ताइवान पे। ताइवान का भी अगेन these news kind of just indicate क्या चल रहा है जियोपॉलिटिकली, राइट। ताइवान की अगर हम बात करें तो ताइवान हैज ऑल्सो टॉक्ड अबाउट प्रोक्यूरिंग 15 बिलियन का मिलिट्री हार्डवेयर फ्रॉम द ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन। नाउ अंडर द बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ओनली 7 बिलियन का पैकेज गया था, जो अप्रूव हुआ था वो सिर्फ 7 बिलियन का था, एंड ताइवान चाहता है कि 21 बिलियन का अप्रूवल आ जाए, जिसमें F-16 जेट्स और टैंक्स मिले, ताकि ताइवान खुद अपने आप प्रिपेयर रहे फॉर एनी काइंड ऑफ इवेंचुअलिटीज। ऑब्वियस बात है, ट्रम्प विल अप्रूव इट बिकॉज ट्रम्प वांट्स पीपल टू पे फॉर व्हाट दे आर बाइंग फ्रॉम अमेरिका। ही वांट्स कि भैया जो भी आपको चाहिए अमेरिका की तरफ से पैसे दो, हम दे देंगे आपको। सो इन अदर वर्ड्स, दिस विल गेट अप्रूव्ड, बट more weapons means more militarization, more security dilemma in this region. आते हैं किरिबाती पे। किरिबाती कहाँ पे है गाइज? पैसिफिक ओशन पे, राइट। वी हैव टॉक्ड अबाउट द पैसिफिक आइलैंड्स कई बार। अब किरिबाती अगर यहाँ पे एक बड़ा इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट है फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ प्रीलिम्स एज वेल एज फ्रॉम द GS पर्सपेक्टिव, ठीक है। क्या है? तो किरिबाती में बहुत सारे कंसर्न्स इमर्ज हुए हैं अबाउट यूएस के ICBM टेस्ट्स। क्या हुआ था कि प्रीवियस वीक में यूएस ने एक ICBM लॉन्च किया था, राइट। जब नॉर्थ कोरिया ने अपना ICBM लॉन्च किया, उसके बाद ही यूएस ने अपना लॉन्च किया था। अब किरिबाती कहता है कि भाई किरिबाती हेग कोड ऑफ कंडक्ट के मेंबर है। व्हाट इज हेग कोड ऑफ कंडक्ट? हेग कोड ऑफ कंडक्ट बेसिकली HCOC कहा जाता है, अगेंस्ट बैलिस्टिक मिसाइल प्रोलिफरेशन।
ये 2002 में साइन किया गया था एंड इट इज इन एक्सटेंशन टू द MTCR, दैट इज द मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम। यहाँ पे कोई भी बैलिस्टिक मिसाइल का टेस्टिंग हो या कोई स्प्रेड हो, ये इंफॉर्मेशन मेंबर स्टेट्स को दिया जाता है ताकि बैलिस्टिक मिसाइल जिसके थ्रू में न्यूक्लियर वेपन्स का यूज करना बहुत आसान रहता है, इस पे एक रोक लगाया जाए। तो हेग कोड ऑफ कंडक्ट पे जो मेंबर कंट्रीज हैं उनको ये इंफॉर्मेशन देना बहुत जरूरी है कि अगर आप टेस्टिंग कर रहे हो उनके नियर बाय एरिया में। और यही चीज किरीबाती कहता है कि भाई वी आर अ मेंबर स्टेट और ये हमें कोई भी प्री लॉन्च नोटिस नहीं मिला था, ये ऑब्लिगेशन था यूएस का, बट हमें नहीं दिया गया था। एंड वी आर कंसर्न्ड अबाउट द ऑनगोइंग यूज ऑफ द पैसिफिक ओशन फॉर मिसाइल टेस्टिंग, right? So you need to know what is Hague Code of Conduct, you need to know what is MTCR, you also need to know कि ICBMs का जो टेस्टिंग हो रहा है उसका इम्पैक्ट पैसिफिक आइलैंड्स पे क्या होने वाला है, राइट? बिकॉज वी ऑलरेडी स्टडीड साउथ चाइना सी इन लॉट ऑफ डिटेल, हमें पता है साउथ चाइना सी में कितना मिलिटराइजेशन है और कितना ज्यादा टेंशन है, बट अभी धीरे धीरे थिएटर ऑफ वॉर इज शिफ्टिंग फ्रॉम साउथ चाइना सी टू द पैसिफिक ओशन, और ये पर्टिकुलर कंट्रीज पे काफी इम्पैक्ट आ रहा है, स्पेशली फ्रॉम दिस मिलिटराइजेशन दैट इज हैपनिंग फ्रॉम बोथ द साइड्स। आते हैं नेक्स्ट न्यूज में इंडोनेशिया का। इंडोनेशिया हैड अ मिलिट्री एक्सरसाइज विद ऑस्ट्रेलिया। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, यू नीड टू नो द नेम ऑफ द एक्सरसाइज, दैट इज कैरिस वुमेरा एक्सरसाइज, ठीक है? यू डोंट नीड टू नो कि क्या है नहीं है, बस सिर्फ एक्सरसाइज का नाम याद रखोगे। कैरिस वुमेरा एक्सरसाइज हुआ था इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में। आगे आते हैं पाकिस्तान। पाकिस्तान में हर जगह पे अभी यू विल रीड न्यूज की ब्लास्ट हो रहा है, टेररिस्ट अटैक हो रहा है, वजीरिस्तान में हो रहा है, बलूचिस्तान में हो रहा है, खैबर पख्तूनख्वा में हो रहा है, हर जगह पे कुछ ना कुछ चल रहा है। बट इंपॉर्टेंट क्या है, बलूचिस्तान में दे हैव सेड दैट फेडरल एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट दोनों ने कहा है कि भाई हम स्ट्रेंथ का यूज करने वाले हैं टू स्टॉप एनी काइंड ऑफ टेररिज्म। अब ये स्ट्रेंथ क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सीपेक जाता है थ्रू बलूचिस्तान, ग्वादर पोर्ट है इन बलूचिस्तान, एंड टू कंप्लीट द होल सीपेक, प्रॉपर कंप्लीशन के लिए, ग्वादर के ऑपरेशन के लिए, इट इज इंपॉर्टेंट दैट यहाँ पे पीस मेंटेन हो। चाइना ने अल्टीमेटम दिया है कि अगर फेडरल और प्रोविंशियल गवर्नमेंट से नहीं संभाला जाएगा तो चाइना खुद अपने ट्रूप्स भेजेगा ताकि सीपेक का प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाए, विच इज गोइंग टू बी टेरिबल कि अगर किसी और कंट्री के सोल्जर्स आपके यहाँ पे पीस मेंटेन करने आ रहे हैं, राइट? तो इसी वजह से द फेडरल एंड द प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स बोथ हैव सेड कि भाई पूरी फोर्स यूज करेंगे, पूरा मेजर्स यूज करने वाले हैं ताकि यहाँ पे पीस मेंटेन हो, टेररिज्म को रोक पाए। यही टेररिज्म बोल रहे हैं किसको, बलूचिस्तान के मूवमेंट, लिबरेशन मूवमेंट को, राइट? ह्यूमन राइट्स वायलेशंस के थ्रू में ये लिबरेशन मूवमेंट को रोका जा रहा है। आगे आते हैं, लेट्स टॉक अबाउट व्हाट इज हैपनिंग इन बांग्लादेश। अब बांग्लादेश आजकल न्यूज में हर रॉन्ग न्यूज के लिए आजकल बहुत फेमस है। एक तरफ शेख हसीना के अगेंस्ट पे इंटरपोल का रेड नोटिस इशू करने की बात की जा रही है, तो दूसरे तरफ सेकुलरिज्म को हटाने की बात की जा रही है फ्रॉम दी बांग्लादेशी कॉन्स्टिट्यूशन। 15 अमेंडमेंट के रिव्यू किया जा रहा है एंड ऑल ऑफ दीज न्यूज। उस पर्टिकुलर न्यूज में एक और इंपॉर्टेंट न्यूज है फ्रॉम जियोपॉलिटिक्स, व्हिच इज द फैक्ट दैट बांग्लादेश की जो चीफ एडवाइजर है मोहम्मद यूनुस, वो चाहते हैं कि बांग्लादेश शुड जॉइन द क्लाइमेट क्लब। व्हाट डज दैट मीन? क्लाइमेट क्लब है क्या? क्लाइमेट क्लब इज बेसिकली अ प्लेटफॉर्म जो इंटरगवर्नमेंटल कोऑपरेशन पे फोकस करता है टू प्रमोट इंडस्ट्रियल डीकार्बनाइजेशन, ठीक है? तो आजकल क्लाइमेट क्लब बहुत न्यूज में है because of COP29 and बांग्लादेश ने कहा है कि भाई we are interested to join the climate club, but at this point of time it is difficult for Bangladesh to take such kind of a step. हाँ, आप बोल सकते हो, आप you want to show your interest, but there is too much of domestic turmoil for Bangladesh to take a geopolitical step like this. क्योंकि मैंने अभी आपको कहा इंटरपोल का नोटिस रिलीज हुआ करने की बात हो रही है अगेंस्ट शेख हसीना, दूसरी तरफ कॉन्स्टिट्यूशन में सेकुलरिज्म हटाने की बात हो रही है। अब यहाँ पे ये भी बताया जा रहा है कि शेख हसीना इज
using her stay in India to continue having political activities in Bangladesh and India should send her back. तो इंडिया और बांग्लादेश के रिलेशंस तो अभी एक डाउनवर्ड ट्रेंड पे जाने शुरू हो चुका है. और कल ही न्यूज में आया था कि भाई पाकिस्तान का शिप डॉक किया है बांग्लादेश में आफ्टर अ लॉन्ग टाइम. बेसिकली एक सी लिंक फिर से बनना शुरू हो चुका है बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच में. So in other words, there is definitely a lot of turmoil going on domestically and Bangladesh पे अभी क्या impact पड़ने वाला है, it is a wait and watch game. But yes, climate change की अगर हम बात करते हैं, I want to come back to this particular news. We already know that Global Biofuel का alliance बांग्लादेश था during the Sheikh Hasina's period. Now, Bangladesh's engagement in COP29 has been put under scanner, especially because there is no leadership representing it. Secondly, joining climate change has to be ratified by the parliament, जो कि अभी again is up for, it's up in the air without any government, proper government functioning. अभी सिर्फ chief advisor है, तो that's the reason why you can show your interest, but nothing beyond that. आगे आते हैं next point पे, हमारे नेबरहुड पे न्यूज डिस्कस करते हैं, दैट इज अबाउट नेपाल. तो नेपाल के अभी जो लीडर हैं केपी ओली शर्मा, ही चूजेस टू गो टू चाइना एज हिज फर्स्ट इंटरनेशनल विजिट. नाउ ये कहा जा रहा है कि ही वाज वेटिंग फॉर एन इन्विटेशन फ्रॉम इंडिया एंड इंडिया ने ये इन्विटेशन नहीं दिया. ही वेटेड फॉर 2 weeks एंड देन डिसाइडेड टू गो हेड एंड विजिट चाइना. नाउ जो ऑपोजिशन के लीडर हैं प्रचंडा, उन्होंने कहा है कि भाई ये केपी ओली शर्मा का प्लेइंग द चाइना कार्ड है एंड ही हैज सेड दैट दिस इज गोइंग टू स्टॉप काइंड ऑफ इम्पैक्ट इंडिया नेपाल रिलेशंस. नाउ विल इट ट्रूली डू सो? ऑलरेडी रिलेशंस थोड़े हेवायर जरूर हैं एंड केपी ओली शर्मा के आने के वजह से ये हमेशा हुआ है कि इंडिया नेपाल के रिलेशंस में थोड़ा सा खिटपिट चलता है, especially border को लेके. तो I won't be surprised that if there is a new tension that escalates between India and Nepal, but you have to remember that it's a coalition government in Nepal right now. You have the Nepali Congress as well as KP Oli Sharma coming together and it's a share in power. तो अभी KP Oli Sharma है, पर कुछ साल बाद शेर बहादुर देवबा का भी प्रेसिडेंसी लीडरशिप आने वाला है. So in other words, there cannot be a complete anti-India or a complete anti-China. Even Nepal will be balancing in the current government form. This is just domestic politics being played out. आगे आते हैं, let's come down to a UNHCR report. तो UN Refugee Agency UNHCR ने एक report issue किया है, No Escape on the front lines of climate change, conflict and forced displacement. यहाँ इस report के basis पे 3/4 of forcibly displaced people live in countries affected by climate-related crisis. So now the focus has moved towards climate-related crisis, जहाँ पे countries included are Myanmar, Somalia, Sudan, South Sudan, and Syria. Right. So which are the countries included? Myanmar, Somalia, Sudan, South Sudan, and Syria. यहाँ पे कहा गया है कि जो मेजर पॉपुलेशन है, दे आर ऑल बीइंग डिस्प्लेस्ड बिकॉज ऑफ क्लाइमेट रिलेटेड क्राइसिस. नाउ क्लाइमेट रिलेटेड क्राइसिस पे क्वेश्चन आना अगेन हाई प्रोबेबिलिटी है, स्पेशली इन द लाइट ऑफ सो मच फोकस बीइंग पुट ऑन दिस. देयर इज अ कांस्टेंट डिस्कशन गोइंग ऑन इन COP29 as well as in the UN. So again, what are the kind of crisis emerging in these countries and how it is impacting geopolitics is something one should be aware of. आते हैं next point पे, our Prime Minister's visit to Nigeria. He is on a 3-country visit, so he is going to Nigeria, then Brazil for the G20, and then to Guyana, again Latin America. Nigeria का visit was a very very calculative visit, जहाँ पे after a long time our Prime Minister actually visited a West African country, and Nigeria is important from the perspective of energy security because Nigeria hosts a lot of crude oil. Right. तो पूरे विजिट में कई सारी चीजों पे बात हुई है, एनर्जी सिक्योरिटी को लेके बात हुई है, ग्लोबल साउथ को लेके बात हुई है, एंड आवर प्राइम मिनिस्टर वाज आल्सो गिवन नाइजीरियाज हाईएस्ट
national honor, the Grand Commander of the Order of the Niger. Right? I have done a whole detailed discussion about the the entire visit and what are the implications. You can go and watch that video also for a more detailed understanding of this particular visit. I will also do G20 in tomorrow once the meetings are done, so that the entire G20 ka coverage I can do it in a detailed manner. So let's come down to another bilateral visit that happened. That is, our External Affairs Minister visited UAE, and this was on the event of launching the Symbiosis International University campus in Dubai. ये एक outreach program था, and in this meeting he talked about how India-UAE relations have improved, and there is a lot of focus on keeping the relations multifaceted, whether it is education, financial, technology, energy relations, and other diaspora and other things. So it's more multifaceted, more of a strong relation with a near neighbor, right? So that's what he's talking about in this particular visit. Let's come down to 3 summits that took place or taking place right now. सबसे पहला तो APEC summit था, जहां पे सारे leaders came together. It was the last APEC summit of Joe Biden, so everybody was expecting a sort of a farewell, but sadly ऐसा कुछ नहीं हुआ. Why? Because Xi Jinping, he decided to skip it. But it was very interesting. He was in Latin America, he was in Peru, he was there for a port inauguration, but he decided not to attend APEC. कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि भाई China is no longer interested in APEC. APEC remains on the sidelines. China is going to take engagement with these particular economies on a bilateral front, but not through APEC. तो APEC का जो meeting था, it was again a very, very diluted meeting. The statement was very, very vague. The theme, empower, include, grow, was again very, very everybody talked about कि हमें find, you have to come together for improving trade, rule based order, जो normal रहता है, but इसके अलावा there was not a single standout decision that was taken in the declaration. Now, from the perspective of your prelims, you should know APEC ka full form, you should know, and you should know what was the theme, that is empower, include and grow. From the understanding perspective, you should know what is China's approach. China's approach has been to move towards bilateral engagements rather than multilateral engagements like APEC. So he decided to skip the entire meeting. Next, COP29 अभी चल भी रहा है, अभी थोड़ा दिन, अभी हफ्ते चलेंगे. None of the major leaders were there for the inaugural week, और already news आने लगा है कि climate financing जो major topic है, उस पे ऐसा कोई breakthrough नहीं आ रहा है. Countries are not ready to budge from their standpoint. Global North is not ready to kind of give the financing. Global South wants more, so they are constantly at each other's throat at this point of time with no breakthrough happening. But what is more interesting is what is happening on the sidelines. So on one sideline you have the small island developing states, which are talking about incentives to be given to small island developing states so that they can fight against climate related disasters. On the other hand, because this COP29 is taking place in Azerbaijan, the oil producing countries are coming together and they are signing a lot of deals. So Azerbaijan has invited a lot of oil producing countries along with an oil company, CEOs of the oil companies, and they're all meeting on the sidelines and they're discussing on how to improve oil production and how they can work on renewable energy and wind energy and things like that. So this is where you do see the two extremes. हम लोग हमेशा global north और global south की बात करते हैं, but दो और ग्रुप्स हैं, ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज एंड स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट्स, जो अपने एजेंडा के साथ साइडलाइंस में आ चुकी हैं और साइडलाइंस में वो अपने एजेंडा पे फोकस करते हुए आगे बढ़े जा रहे हैं, राइट? तो कहीं ना कहीं ये जो साइडलाइन की मीटिंग है, इन पे ध्यान रखना जरूरी है. आई जस्ट वांट टू ब्रिंग टू योर नोटिस वन मोर थिंग दैट इज हैपनिंग इन द साइडलाइन. सऊदी अरेबिया ने सेंट्रल एशियन कंट्रीज अजरबैजान, उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान के साथ डील साइन किया है ऑन द साइडलाइंस ऑफ COP29.
क्या है ये डील? ये डील है on renewable energy. Now imagine all these countries have so much of oil. They are oil-based economies. They are now moving towards non-oil economies, and they are also talking about कि भाई renewable energy पे आते हैं, साथ में काम करते हैं on renewable electricity generation and storage. Definitely, there are multiple other decision points that are being talked about. It is of course understood that countries are going to shift towards non-oil economies. ये तो समझ में आता ही है. But it is also obvious that to completely cut out oil or to put restrictions on oil production will be something that these countries are not going to accept. So that is one of the reasons why you will see these sort of cooperation agreements happening on the sidelines. Yes, on green energy, but of course these cooperations are breakthroughs on bilateral relations as well. आते हैं next G20 पे. G20 आजकल चल रहा है. Our Prime Minister is in Brazil for it. A lot of things are being discussed. Ukraine is being discussed. Climate financing is being discussed. And one of the major initiatives on fighting against poverty and hunger elimination is also being in the talks. I'll do a whole coverage of it tomorrow when the entire G20 is covered, and then we can kind of take a look of what exactly the decision points were. Right? So that is happening right now. Apart from that, as I said, there was inauguration of a port. Now, this is an important port that we should talk about. Why? So, the Changi port has been built on Chinese investment money. And it was inaugurated by Xi Jinping. And this is an outreach that China is doing in Latin America. So, this is where I said that I'm going to talk about GS. Hamisha se, if you see that, you are going to see, observe that अफ्रीका पे बहुत ज़्यादा फोकस था लास्ट ईयर. Africa Union became part of the G20. African Union has been making a lot of noise of being part of the UNSC. Africa के visits, China making inroads in Africa. But now you will see that slowly it is Latin America. And China is increasing its engagement in Latin America. This port is a part of it. So there is a new BRI that China is creating here. So Xi Jinping is saying that this is a Belt and Road Initiative project, जो new land sea corridor बनाएगा between China and Latin America. Now this basically means that China is going to up its game in Latin America, new markets, new defense ties in the neighborhood of America. Now, what does this have as an implication? So first, we all know that G20 is happening in Brazil. Next year, COP is going to happen in Brazil. Multiple leaders are going to visit Latin America. There will be bilateral ties that's going to increase. So Latin America will be the flavor of the season. Second thing that is important is that China has always seen Latin America as an untapped market, as a close neighborhood it could explore. So having that access has always been something that has been natural for China. In Africa, the European countries have given a strong competition to China. Even India has given a strong competition to China. But Latin America is something that is an area that doesn't see too much competition against Chinese inroads, and that is where China is taking the advantage. America has sadly not participated in it yet, and that is where again you will see that again the jigsaw puzzle or the chessboard, if you take a look at it, is where America is losing its hold on Latin America. It always had a weak hold, but now it's going to go on a back foot when it comes to Latin America. So this particular port is going to be a major initiative of China. Is it a debt trap? Absolutely yes. Will Peru be able to pay it back? Absolutely no. Everybody knows it. Even Peru knows it, because it is a 1.3 billion project. Not possible. Even though they are saying कि 3.5 billion वापस आने वाला है, कहाँ से इतना ट्रेड कौन करने वाला है? Nobody's going to trade so much with Peru. Yes, China will. So it is going to be a repeat of debt trap, but that is going to show you how the new BRI, the new land and sea corridor between China and Latin America is being built. आते हैं to the end of this whole Around the World series. I hope you have been able to understand the major news that is happening around the world right now.
Again, these small uses make up for the larger understanding of what is happening geopolitically, especially the geopolitical chessboard. One of the constant questions I keep getting at the end of these sessions is that, are we truly in a Cold War phase? Because there's a lot of debate on this. So यहाँ पे you have to understand two things. Again, I like to keep putting it in points. One is that it's not going to be a repeat of the last Cold War. ऐसा नहीं होने वाला है कि जो last time हुआ था वही होने वाला है. It is going to be a form of Cold War. Countries are going to be defensive. Countries are going to be national interest first. There will be a lot of alliances coming up. Yes, the chessboard is being, absolutely the way it happened last time as well. Korean Peninsula, South China Sea. Of course, new theaters are opening up like the Arctic and the Pacific and other areas. But you have to also remember, countries are far more integrated this time due to globalization and supply chain. Because of which, having an outright Cold War will be a problem. This kind of security issues, tensions, insecurities, all of this is going to continue as long as there's a crisis in hegemony. Till the time the crisis continues, you're going to see this worsening. But yes, as India is predicting, it's going to move towards a multipolar world order rather than any other world order. With this, we're going to come to an end to today's discussion. Hope you've understood the entire lecture. I'll see you in the next one. Till then, take care. Bye. Sri Ram's IAS, serving the nation since 1985. Ab offline, hoya online, we are the lifeline.